दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लाए हैं 25 जनवरी 2021 को आरआरबी के एग्ज़ाम आपको पता है चल रहे हैं। तो रेलवे का जो एग्ज़ाम एनटीपीसी का हुआ 25 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट जो कि इवनिंग शिफ्ट है उसका पेपर है। उसमें से मैथ पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे उसका। मॉर्निंग शिफ्ट इसका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चंस तो बाकी आपको आते ही हैं, आप इंटेलिजेंट हो, पर इसमें जो कंसेप्ट होता है इसको ईजिली समझ लिया जाए उसको, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ सवालों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए फर्स्ट सवाल पे आते हैं हम। इसमें प्रिंसिपल आपको 16,000 दे रखा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10%, और टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स का। क्या पूछा है? इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड। इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, हाफ ईयर के बाद 6 महीने के बाद जोड़ लिया जाता है। तो 6 महीने में कितना ब्याज दोगे आप? साल का 10 दे रहे हो तो 6 महीने बाद तो 5 ही जोड़ोगे ना। हम कहेंगे जोड़ना है जोड़ो, पर 6 महीने का 5% ही जोड़ेगा। ठीक है, हाफ ईयरली हो गया ये, ईयरली की बजाय हाफ ईयरली। अच्छा, ब्याज कितनी बार जुड़ेगा? 6 महीने में जोड़ रहा है तो 2 साल में वो 4 बार जुड़ेगा। 4 हाफ ईयरली पोर्शन टाइम के बन गए आपके। ठीक है, तो क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं ना। मिश्रधन निकाल के उसमें से हम मूलधन 16,000 घटा देंगे। मिश्रधन कैसे निकालते हैं? ये 16,000 है, ठीक है, एक जमा इसमें क्या करना होता है, हमें आर जोड़नी होती है। ये 5% है ना, ये जोड़ देंगे हम मूलधन में। तो देखो कैसे जुड़ती है ये, 16,000 एकम 16,000, ये तो मूलधन हो गया, और 16,000 गुणा में 5/100 ये उसका इंटरेस्ट हो गया। ऐसे जुड़ता है। अच्छा, 4 बार करना है ना आपको ये, ठीक है, 4 बार, तो 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/100 5/100 5/100, तो इसकी पावर 4 हो गई। 16,000, 5 एकम 5, 5 से 20 पे गया, 20 एकम 20 और 21/20 हो गया। इसकी 4 करनी है। 21 की 4 बार गुणा करो, 21 21 441 होता है। फिर 21 एक बार और करते हो आप, अच्छा ये 22 हो गया यहाँ, तो वो आती है 9,261। इतना तो सब याद ही रखते हैं, बार बार सवालों में 21 का 11 का आता रहता है। एक बार 21 और कर दो, 4 बार थोड़ी मुश्किल होती है याद रखनी। ये 8 12 21 दूने 42 और ये कितने थे? 21 126, ठीक है, 12 हासिल, 21 दूने 42 और 12 54, 5 21 निमे 189 और 5 194। ठीक है, ये आपका आ गया 194 481। ये 21 की 4 होगी ऊपर वाले की। 21/20 बनेगा ना ये, 21/20 की 4, तो 20 की 4 क्या होगी? 20 की तो हम 4 करते ही नहीं है। क्यों? इधर हमें दिख रहा है 16 है, ये कट जाएगा इससे। 1 2 3, ये 3 तो 0 हटा दो, कट गई। 2 दूने 4 दूने 8, 8 हो गया ना, तो 8 दूने 16, ठीक है, और 2 से ये 10 पे चला गया, 2 दाएँ 20। अब 10 का क्या हो जाएगा? 1 दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 19,448.1। एक का मतलब 10 पैसे होता है। ठीक है, लिखो तो आप लिख भी सकते हो, पैसे में लिखोगे तो अगर, ठीक है। इसमें से 16,000 आपका क्या था? आपका मूलधन था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज बना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना बना आपका? आपका बना 3,448 और 10 पैसे। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल। अच्छा भाई, ट्रायंगल वाले सवाल आ गए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी भुजाएं इक्वल हों। ठीक है, मान लो कि इसकी भुजा ये एक्स है, तो ये तीनों ही एक्स एक्स होंगी। कोण भी तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं इसके। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड स्क्वेयर है। स्क्वेयर भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्वेयर बना लेता हूँ। ठीक है, स्क्वेयर वर्ग जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, डायगोनल इसके। अच्छा, स्क्वेयर और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड। सेम साइड मतलब उनकी भुजा है ना वो सेम है। जो भुजा आपकी त्रिभुज की है वही भुजा आपकी आपके इस वर्ग की है। ठीक है, एरिया रेशियो, एरिया में क्या रेशियो आएगी इसकी, ठीक है, ये हमें निकालना है। एरिया दोस्तों कैसे निकालते हैं? ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है ना, समबाहु त्रिभुज का, उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का वो क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा स्केयर, भुजा क्या है? एक्स है, तो एक्स स्केयर, ये फार्मूला होता है। जिनको याद ना हो वो डेराइव भी कर सकते हैं फार्मूला। ये आपका लंब होता है, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा में लंब। ठीक है, समकोण त्रिभुज का।
ठीक है, तो इसको समकोण बना देते हैं। ये 90 डिग्री का इसमें एक कोण है, ठीक है, ये आपको पता है x होता है। इस भुजा को आप निकाल लेते हो, ठीक है ना। इस भुजा को कैसे निकालोगे, ये आपका कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाता है, ये हाफ पे इसको काटता है, ठीक है, आधा इधर है आधा इधर है, तो ये सारा x है, तो ये क्या हो गया x/2, ठीक है। तो इसमें से ये घटा दो, तो इसका क्या होता है x² माइनस x²/4 हो गया, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका, 4 में से ये गया 3x²/4, ये तो स्क्वायर आ गया है ना, स्क्वायर में कर रहे हैं हम, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो लय कितना आ जाएगा इसमें वर्गमूल 3/4 का 2 आ जाएगा और x² का x आ जाएगा। ये अगर कोई पूछे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो वो होती है वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा, ठीक है, ऐसा भी कई बार पूछते हैं, तो वो ऐसे निकल जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, 1/2 गुणा आधार x है और गुणा लंब कितना है, वर्गमूल 3/2x। तो ये देख लो वर्गमूल 3 है, ऊपर नीचे 2 दूनी 4 और x² आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मुझे पता है आपको ये याद होगा, पर मतलब आना भी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो उस वजह से जो याद होता है ना, जब आता है आपको ड्राइव करना और फिर याद होता है, वो भूलते नहीं हो आप, वैसे याद किया हुआ भूल भी जाते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ठीक है, हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा भुजा गुणा भुजा, आयत नहीं है हमारे पास, वर्ग है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। ये x² हो गया आपका, ठीक है। इनका रेशियो पूछा है, रेशियो में आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, जैसे ये पहला और इसके डिनोमिनेटर में ये, या रेशियो में लिख दो, एक ही बात है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो वर्गमूल 3/4:1, 4 उधर जाए गुणा में हो जाएगा, या ये करो दोनों को 4 से गुणा कर दो, इसको भी, तो इसमें 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा वर्गमूल 3 और रेशियो में इधर 4 एकम 4। ये अगर ये आपके ऑप्शन में ना दे रखा हो उत्तर में, तो घबराइएगा मत, इसके दोनों को स्क्वायर कर दो, वर्गमूल 3 का स्क्वायर आएगा 3 और 4 का स्क्वायर आएगा 16, ये वर्गमूल भी खत्म हो गया। तो जो भी इनमें से ऑप्शन दे रखा हो, या ये भी दे सकता है कई बार ये, ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन दे रखा हो, मतलब इसका एक ही है, आप निशान लगा दीजिएगा। ये जोड़ घटा गुणा भाग वाले सवाल तो आप कर ही लोगे। ये क्या है, देखो दशमलव के बाद 6 है, फिर 0 है, फिर 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप 0.6 लिख सकते हो। स्टार का मतलब गुणा है, 0.6 माइनस 0.48 जमा 0.4 गुणा में 0.4, 6 6 36 होते हैं, 1 दशमलव ये 1 ये, तो 2 दशमलव हो जाएंगे, 36 के आगे 2 अक्षरों का 1 दशमलव ये हो गया, ठीक है। और इसको छोड़ो, एक बार इसको कर लो, 4 चौके 16, ये जमा वाला है 16 हो गया, 1 डेसिमल ये 1 ये, तो 2 के आगे डेसिमल, ठीक है। और माइनस में लास्ट में लिख लो इसको, 36 और 16 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 52 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही डेसिमल इसमें थे 2 ही इसमें थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये हो गया, और ये 4 8, अच्छा 52 में से 48 गए, 4 बच जाएंगे, ठीक है। दशमलव कितने हैं, 2 हैं 2 हैं, तो यहाँ भी 2 ही रहेंगे दशमलव, तो 2 कुछ नहीं है, 0 लगा दो, ये 2 दशमलव हो गए, और ये 0.04, ये आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 0.6 का स्क्वायर है और ये 0.4 का स्क्वायर है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर हो गया, माइनस 2a भी हो सकता है इसमें, 2 गुणा में a क्या है 0.6 और b क्या है 0.4, 6 चौके 24 दूनी 48, यही बन रहा है 2ab, तो ये बन गया 0.6 जमा 0.4 इसका स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस 2ab है, ठीक है, तो माइनस आएगा, तभी मैं सोचूं उत्तर तो उतना आएगा नहीं। ये 6 में से 4 गए, 2 बच गए, 0.2 का स्क्वायर, 2 की 2 गुणा करोगे 4 आएगा, 1 डेसिमल है, अब 0.2 गुणा में 0.2, 1 दशमलव इसमें 1 उसमें, तो 2 दशमलव हो जाएंगे, 2 यहाँ पे अक्सर है ही नहीं, तो एक 0 लगा लिया करो, 2 के आगे दशमलव लगा दो, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। मतलब आपको उद्देश्य ये था कि आप पहचान पाओ, क्योंकि एक्स वाई वाले सवाल आएंगे एकदम से उनको सोल्व करना मुश्किल होगा, तो आप देख लो कि कहाँ फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, बाकी सवाल तो सीधा भी हो सकता है ये। चलो भी ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आया है आपके पास, साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, साइन का मान a कितने पे होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखी होगी, 0 30 45 60 90, हम मान ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं तो 0 1 2 3 4, सबके बटा में लगाते हैं 4 4 4 4, तो 4/4 1, तो 90 पे 1 होता है लास्ट में, तो साइन x प्लस वाई एक की जगह लिख दो साइन 90, ठीक है।
तो साइन बराबर साइन होता है एक्स प्लस वाई क्या आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, कोस एक्स माइनस वाई बराबर वर्गमूल 3/2। अब कोस का मान वर्गमूल 3/2 कहाँ होता है याद नहीं है, छोड़ो साइन का देख लो। ठीक है, साइन का कहाँ पे होता है वर्गमूल 3/2? मेरे ख्याल से 0 1 2 3 4 ऐसे बनाते हो ना सारणी आप, जब मान आप उस टेबल में निकालते हो फिर इसका वर्गमूल करते हो। ये साइन के मान होते हैं 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो ये वर्गमूल 3/2 यहाँ बनेगा, ये रहा 60 पे बनेगा। और कोस के मान उल्टे होते हैं इससे, कोस यहाँ से यूं स्टार्ट होगा, ये कोस का 0 का मान है, ये कोस का 30 का मान है, ये 45 पे दोनों बराबर होते हैं, ये 60 का मान है और ये 90 का मान है ऐसे। तो साइन का 60 पे ये मान होगा वर्गमूल 3/2, कोस का 30 पे ये मान होगा। तो यानी कि कोस एक्स माइनस वाई है, इसके बराबर में वर्गमूल 3/2 है। वर्गमूल 3/2 क्या होता है कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री पे वर्गमूल 3/2 होता है। तो कोस दोनों तरफ है तो ये बराबर होगा इसका मतलब। तो ये क्या आ गया x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, x प्लस वाई भी दे रखा है आपको 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो ज़रा, 2x बराबर 120 आ गया, x बराबर क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। x का मान यहाँ रख दोगे 60 जमा y बराबर 90। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री, x y दोनों का मान आ गया 60 और 30। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ये टेबल जरूर आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करना। ये बहुत ईजी है बनानी सिखानी, एक बार आ गई फिर आपको 5-7 बार बना लोगे ना तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आंख में बंद करके सोचते ही एकदम पता चल जाएगा कहाँ मान है। साइन कोस का पता है ना, साइन का उल्टा कोसिकेंट हो जाएगा, कोस का उल्टा सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टेन क्या होता है साइन बट्टा कोस होता है। तो बाकियों का अपने आप दिमाग में निकल जाएगा, साइन कोस का याद हुआ तो। इवन साइन का याद कर लोगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि कोस का उसका उल्टा होता है। इसका 0 पे हो उसका वो 90 पे होता है, 30 वाला 60 पे होगा, 60 वाला 30 पे होगा, 45 पे दोनों बराबर होते हैं। उल्टा चलता है, ये 0 से स्टार्ट वो 90 से स्टार्ट ही हो। तो ये थोड़ा सा टेबल बना के आप देख लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं बनाई है। 47,000 ये आपका सम है। 47,000 इज इन्वेस्टेड, इसको इन्वेस्ट किया है 3 डिफरेंट बैंक, 3 अलग अलग बैंकों में डिफरेंट किया है। पता नहीं भाई क्यों किया। वैसे ये देखो इंटरेस्ट 5 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है। आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना जिसमें 5% मिल रहा है उसमें जमा करवा दो सारा, 3-4 लेने की क्या जरूरत है कम ब्याज। अब पता नहीं उनको टैक्स बचाना है, क्या पर्पज़ रहा है, मनी एक जगह दिखानी नहीं, या भरोसा नहीं कहीं येस बैंक का कुछ हुआ था थोड़े दिन पहले, कहीं मतलब बैंक ना डूब जाए, वट एवर जो भी रीज़न हो। तो ये इन्होंने क्या किया, पहला बैंक उसमें 3% ब्याज पे लगा दिया, दूसरे बैंक में 4% ब्याज पे लगा दिया, और तीसरे बैंक में 5% ब्याज पे पैसा लगा दिया इन्होंने। कितना लगाया हमें पता नहीं। ही गेट्स सेम इंटरेस्ट, उनको जो इंटरेस्ट मिला वो सेम मिला, इंटरेस्ट जो है वो इक्वल मिला। इसमें जितना मिला इस सेकंड में भी उतना ही मिला। मान लो पहले में उसको ए रुपये मिले, दूसरे में भी इंटरेस्ट के ए रुपये मिले, तीसरे में इंटरेस्ट के ए मिले, तीसरे में ज़्यादा मिलने चाहिए थे क्योंकि ब्याज 5% मिल रहा है उस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इस हिसाब से पैसा लगाया, इसमें ज़्यादा लगाया पैसा, क्योंकि इसमें कम ब्याज मिल रहा है, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा कम लगाया, और इसमें सबसे कम पैसा लगाया क्योंकि इसमें तो कम पूंजी लगाओगे तो भी 5% मिल रहा है, उनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना पैसा लगाया आपको ये बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि पहले में मान लो मैं x रुपये लगाऊं, तो दूसरे में y लगाऊं थोड़ा कम करके, तीसरे में z सबसे कम है z लगाऊं। ये तीनों पैसे लगा लिए, और x y और z तीनों मिला के कितने हैं 47,000, टोटल मनी 47,000 थी, ये इतने लगा दिए हमने। ठीक है, x पे हमारा ब्याज कितना मिलेगा 3% मिलेगा हमें। तो x पे 3% मिलेगा तो हमें कैसे कितना ब्याज आएगा, x गुणा 3/100। ये ए बैंक देगा हमें, मतलब पहला बैंक देगा। y पे कितना ब्याज मिलेगा 4%, 4/100। ये ब्याज कौन सा देगा, दूसरा बैंक। और z पे कितना मिलेगा 5/100, 5%, ये हमें तीसरा बैंक देगा। अगर मैं इनकी रेशियो देखूं, कंपैरिजन देखूं, तो 100 तो सबके नीचे है, तो 100 तो काट दो, बटे में करेंगे तो भी कट जाएगा। तो इसमें से जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें, ये पहले बैंक 3x देगा, दूसरा बैंक से 4y मिलेगा, और तीसरे बैंक में z लगाया था और 5 रेट से मिल रहा है, तो 5 सॉरी यहाँ z आएगा 5z, ये तीसरे बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्या है भाई, ये हमारे इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि 3x 4y और 5z क्या है, बराबर है, इंटरेस्ट इनमें बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो 3x और 4y और 5z को आप बराबर लिख लो, क्योंकि इसने पहले ही बोला है कि भी तीनों में इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है, ये तीनों का इंटरेस्ट है, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो ये बराबर है, ठीक है। अब आप एक तरीके तो ऐसे कर सकते हो, x जमा वाई जमा जेड दिया हुआ है, आप क्या करो, आप सारे को x में बना लो, या तो कैसे बना सकते हो, y का मान क्या आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा, वो y की जगह रख दो। z का मान x से कंपेयर करोगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 3x/5 आ जाएगा, वो z में रख दो। इस तरीके से करके देख लेते हैं हम, x जमा वाई, y का क्या आ जाएगा, 4 नीचे जाएगा, 3x/4 और जमा 5z बराबर 3x है ना ये, तो इसको बराबर रखोगे तो 5 उधर जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, 3x/5 आ जाएगा, बराबर 47,000 है, ठीक है। अब 4 5 नीचे है तो आप एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 20x आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 20 तो 5 ये 15x आ जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20 तो 3 चौके 12x आ जाएगा, और बराबर 47,000 है। 20 और 15 35 और 12 47x हो गया, ये 47x/20 बराबर 47,000, ठीक है। 47 उधर जाके भाग में जाएगा, नीचे 1000 पे काट देगा, ये 20 ऊपर जाएगा गुणा में, तो x बराबर 20,000 आ गया, ठीक है। तो ये पहले में आप 20,000 रुपये लगा रहे हो, x बराबर 20,000 आ गया। y का मान निकालना बहुत आसान है, y क्या था, 3x/4, तो 20 ये 60,000/4 क्या आ गया, 15,000 आ गया आपका, दूसरे बैंक में 15,000 लगा रहे हो। z का मान कैसे निकालोगे, 3x/5 है ना, यहाँ पे z बराबर 3x/5 है, तो x का मान 20,000 है, 20 ये 60/5 12,000, ये 12,000 आ गया इसमें। ये एक तरीका ये हो सकता है आपका। एक तरीका और हो सकता है दोस्तों, कैसे कि मान लो 3x बराबर 4y बराबर 5z, इसको आप k मान लो, ये तरीका होता है कई सवालों में, जो आपके अलजेब्रा के सवाल होते हैं उसमें निकालने का। उससे क्या होता है, x की मान है ना वो क्या आ जाता है, k/3 आ जाता है, y का k/4 आ जाएगा, और 5z बराबर k है तो z बराबर k/5 आ जाएगा, z बराबर k/5। एक्स वाई जेड का मान इसमें रख दो, सारा सवाल के में हो जाता है, के का मान आ गया तो एक्स वाई जेड का आ गया। मतलब बहुत तरीके हैं, इसको किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। करना क्या है, आपने ये देखना है कितना कितना मनी लगा रहा है, एक्स वाई जेड इतना रुपया लगा रहा है, 3%, 4%, 5% लगा रहा है, तो उसको x गुना 3/100, वाई के 4 आ जाएगा, जेड के 5 आ जाएगा। फिर ब्याज क्या आ गया आपका, 3x 4y 5z, ये तीनों का ब्याज आ गया। अब ये कहता है कि ब्याज तो बराबर मिल रहा है तीनों में, तो इसका मतलब 3x 4y 5z तीनों बराबर हैं। उस 3x 4y 5z तीनों बराबर हैं, तो y का मान भी x में निकाल लो, 3x बराबर 4y है और 3x बराबर 5z है, तो z का मान 3x/5 आ जाएगा। तो y और z का मान x में आप रख दोगे तो सारा सवाल x में हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, बस x का आते ही y z का आप निकाल ही लोगे। तो ये एक आसान सा सवाल था। अच्छा, ये छोटा सवाल आ गया थोड़ा सा, 1/5 इसके बटे में दे रखा है, फिर ब्रैकेट करके बटे में यूँ दे रखा है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हो ना, 1/5 इसके नीचे, ठीक है, ये भाग में तो है इसके, ये इसका मतलब भाग 5/3, 5/3, ठीक है, और स्टार का मतलब गुणा 3/25, 3 से तो 3 कट गया, 5 5 25, ऊपर क्या रह गया, 1/5/1/5। अब आप ऊपर x है और नीचे x है, x को x से ही भाग करो तो 1 आता है, तो 1/5/1/5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा सवाल था सिंप्लीफिकेशन का। इस सवाल में आपको दे रखा है कि लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, वो दे रखे 6:5 की रेशो में, ठीक है। आप लेंथ को मान सकते हो, ठीक है, और ब्रेड्थ को भी मान सकते हो। 6:5 का मतलब होता है ये 6 है तो ये 5 है, ये 60 है तो ये 50 है, ये 600 है तो ये 500 है। मैं लेंथ को 6x मान लूँ तो वो अपने आप 5x हो गई। द डिफरेंस इज 25, इन दोनों में डिफरेंस 25 है, तो इसका मतलब 6x - 5x बराबर 25 है, तो यानी x बराबर क्या है आपका 25 आ गया। 6x में से 5x गया, 1x बच गया। x 25 है दोस्तों, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 6x, 25 6 150, और ये ब्रेड्थ 5x थी, x 25 है तो 25 5 125। आपकी लेंथ और ब्रेड्थ 150 और 125 आ गई। ब्रेड्थ हमेशा थोड़ी छोटी होती है लेंथ से, थोड़ी छोटी है भी। पेरीमीटर बताना है आपको। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, परिमाप है ना, परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। एक तरीका तो ये इसी तरह निकालते हो, लंबाई 150 है और चौड़ाई 125 है, 2 ये जोड़ दो, 15 12 27 275, और इसकी 2 से गुणा कर दो,
27 दूने 54 और 5 दूने 10 की एक असल 55 जीरो 550 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आ गया। एक तरीका ये होता है कि पेरीमीटर परिमाप होता है, परि मतलब बाहर, माप मतलब मापना, बाहर से मापना यानी पूरी बाउंड्री को मापना चारों ओर से, जैसे आपके घर को बाहर से माप रहे हो, चारों भुजाओं का जोड़ चारों ओर से। तो 2 भुजा तो आपकी लंबाई होती है यूं ये, और 2 भुजा आपकी यूं चौड़ाई होती है। तो 2 बार लंबाई कर लो 150 दूने 300, और 2 बार चौड़ाई कर लो 125 दूने 250, दोनों को जोड़ दो 550। ये काफ़ी आसान सवाल था। आठवां सवाल, प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, चीनी की प्राइस के बारे में बात हो रही है। ये इंक्रीज हो गई कितनी, 25% हो गई इंक्रीज। 25% का मतलब क्या होता है, मान लो अगर 100 पहले प्राइस थी आपकी, ठीक है, तो प्राइस क्या हुई, इंक्रीज होके 100 से 25%। 100 का 25% 25 ही होता है, 100 के पीछे 25 का मतलब प्रतिशत, प्रति 100, शत माने 100, प्रति माने प्रत्येक 100 के पीछे 25 बढ़ गई। तो 100 के पीछे 25 बढ़ गई ये कह रहा है। तो 100 के पीछे 25 की बढ़ोतरी हुई तो कितनी होगी, 125 होगी, प्राइस होगी 125। ए हाउस वाइफ, अब हाउस वाइफ पिक्चर में आ जाती है चीनी का दाम बढ़ते ही। ठीक है, अब उसको क्या करना, उसको तो खर्चा बचाना है। शायद पहले वाली हाउस वाइफ के बारे में जिक्र कर रहा है जो कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी। तो उसको खर्चा बचाना है, वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। खर्चा बचाने के 2 ही तरीके हैं, या तो प्राइस कम हो जाए, वो तो हो ही नहीं, वो तो बढ़ गई उल्टा। दूसरा तरीका यही है कि आप क्वांटिटी कम कर दो, है ना, चाहे 3 बार की बजाय 2 बार ही पियो, चीनी कम लगेगी तो चीनी कम खरीदोगे तो आपका खर्चा बच जाएगा। तो कंजम्पशन कैसे बचाओगे आप कितना कम कर दोगे, 25 रुपए की चीनी कम खरीदोगे आप। फिर आप सेठ के पास गए, वो बोला भाई चीनी 125 रुपये, आप कहोगे कल तो मैं 100 लेके गया था, बोला जी आज 125 है, तो आप कहो मुझे तो 100 रुपये की दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 125 रुपये की किलो चीनी है, आप किलो नहीं ले रहे, आप कह रहे हो 25 रुपये की चीनी मुझे मत दो, मुझे 100 की दो। 25 रुपये की चीनी आप नहीं ले रहे, कितनी कमी कर रहे हो आप उसमें, आप कितनी कमी कर रहे हो, 25 रुपये की है, 25 रुपये बचा रहे हो ना, 25 रुपये की चीनी आप कम खरीद रहे हो। तो 25 रुपये में कितनी कम चीनी आएगी आप देख लो खुद। 125 की 1 किलो है, तो 25 बटा 125, मेरे ख्याल से 25 पांचवा हिस्सा हो गया ना एक तरह से, 125 का पांचवा हिस्सा 20%, 500 से 20% ही होता है। 1/5, 1/5 भी पांचवा हिस्सा होता है, 20%। 20% चीनी आप कब खरीदोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, आप कहोगे जी बढ़ाया तो 25% था, आपने क्वांटिटी 20% घटाई, क्योंकि जो हमने बढ़ाई थी प्राइस वो 100 पे बढ़ाई थी, 100 पे 100 का 25%। पर आप जब क्वांटिटी घटा रहे हो तब चीनी का रेट 125 हो चुका है, आप 125 से नीचे आ रहे हो, तो 125 का 25% नहीं लेना, क्योंकि 100 का 25% और 125 का 25% कभी बराबर नहीं होगा। 125 का 25% ज़्यादा होगा 100 वाले से, तो इसलिए कम घटेगी क्वांटिटी, 25 नहीं घटेगी। या सिंपल सी बात है, 100 पे आपने 25 बढ़ा दिया, 125, ठीक है, 125 कर दिया, पर आपने 100 रुपये की चीनी खरीदनी है, 25 की चीनी कम खरीदनी है, तो 125 की चीनी किलो आ रही है। जो ओरिजिनल आप खरीद रहे थे 1 किलो खरीद रहे थे ना पहले, तो वो 1 किलो 125 की आ रही है, आप 100 की खरीदोगे, यानी 25 की नहीं खरीदोगे। 25 की चीनी भाई निकालो इसमें से, आप निकालो इसमें से 25 की चीनी, तो 125 में से 25 की चीनी निकाल रहे हो आप, पांचवा हिस्सा निकाल रहे हो, 20%। कई मूल्य मान के करते हैं, मान लो 100 रुपये चीनी की प्राइस थी, 2 किलो खरीद रहे थे, वो भी करते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल है। मुझे लगता है इस तरीके से आप समझ के अपनी मतलब रीजनिंग से बेटर कर सकते हो। तरीके और भी हैं, उससे भी करवा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, 0.7 को 3 बार गुणा करोगे इसकी 3 हो जाएगी, 0.6 इसको 3 बार गुणा करोगे इसकी भी 3 हो जाएगी। ए की 3 जमा बी की 3 आपके पास तैयार पड़ा है, बटा ये भाग 0.6 की 2 है यहाँ पे, और 0.7 की भी 2 है, तो क्यों ना मैं इसको 0.7 की 2 आगे लिख दूं, जैसा कि हमने ऊपर पहले लिखा है 7 को। तो नीचे क्या हो रहा है भाई, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यहाँ तक आ गया, और माइनस आगे माइनस आ गया 0.42। फार्मूला देखें अगर तो ए की 3 जमा बी की 3 किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी और इंटू ए जमा बी, यही होता है ना। तो ए बी ये बन रहा है, देखो 6 7 42, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.7 और गुणा में 0.6, ये भी हो गया। तो ऊपर है ए की 3 जमा बी की 3,
उसका फार्मूला क्या होता है, ए जमा बी और इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर और माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है आपको, 0.7 का स्केयर, 0.6 का स्केयर और माइनस 0.7 इंटू 0.6। ये सेम ही दे रखा है, देखो एक कट गया, ऊपर ये बच गया बस ए जमा बी। 7 और 6 कितने होते हैं, 13। ठीक है, डेसिमल एक यहाँ है, एक ही यहाँ है, तो इसमें डेसिमल भी एक ही रहेगा। ठीक है, 1.3। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, पर सिंपल था। प्लेस वैल्यू, प्लेस की वैल्यू। ठीक है, हर प्लेस की अपनी वैल्यू होती है। आप सीएम की कुर्सी पे हैं, मान लो कल को बने, भगवान करे, उसकी वैल्यू अलग नहीं होती। ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप कलरक लग जाओगे, दोनों में कितना फर्क है। प्लेस वैल्यू, प्लेस की वैल्यू, या हिंदी में मैं बात करूं तो स्थानीय मान। ठीक है, स्थान का मान, उस स्थान का मान। तीन की प्लेस वैल्यू का सम क्यों कह रहा है, क्योंकि 3 की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो इनका सम आपको बताना है। 3 की, इसकी तो ये दहाई का है तो 30 आएगी, और इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का है तो 3000। 3 का मतलब 3000। दोनों का सम करो जरा, 3000 जमा 30, 3030। ये तो काफ़ी आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये किससे डिवाइड होगा भाई, ये बताना है। 4143 जमा 4343। ठीक है, 3 और 3 6। अच्छा, ये दोस्तों लिखने में गड़बड़ हो गई मुझे तो, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना। 4 और 4 8, 3 और 1 4, 4 और 4 8। किससे डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा आपका। ये 4 से होगा क्या, 4 दूने 8, 4 से नहीं होगा, 4 दूने 8, ये नहीं हो रहा। 6 8 14, 4 18, 8 26। हो सकता है और किसी से हो ना हो, 2 से तो हो रहा है, पर एक्चुअल में ये सवाल ये नहीं है। मैंने ये तो जस्ट इसको 2 से भाग दिया है। 3 4 7 2 9 4 13 नहीं। अब आगे पता नहीं किससे भाग होगा, वो देखना पड़ेगा। पर एक्चुअल में सवाल ये नहीं है जो आपके एग्जाम में आया। ये थोड़ा सा मैंने जहाँ से उठाया इंटरनेट से, ये ऐसे है सवाल। 41 की 43 जमा 43 की 43। ऐसे सवाल आते हैं कई बार। इस डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड होगा ये बताओ। अब पावर हो गई, 41 को 43 बार गुना करने तो आप नहीं जाओगे, ऐसी गलती नहीं करोगे आप। ठीक है ना। तो कैसे करें, मैं इसको ए मान लूँ 41 को ए, तो ये एक तरह से सवाल बन गया। ए की एन जमा में 43 को बी मान लूँ, और पावर तो दोनों की बराबर ही है, 43 43, तो एन एन। ए की एन जमा बी की एन वाला सवाल हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने देखा है कि मैं मान लो पावर को 2 ले लूँ, ए स्केयर जमा बी स्केयर, फिर 3 ले लूँ, ए की 3 जमा बी की 3, फिर मैं 4 ले लूँ। ठीक है, ऐसे चलता जाए अगर। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्केयर जमा बी स्केयर के तो टुकड़े होते नहीं है, ए की 3 जमा बी की 3 के टुकड़े होते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा किसी, ये तो होगा ही नहीं किसी से, तो ये हो जाएगा किससे, ए जमा बी से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पावर जब विषम आती है, ओड आती है, 3 5 7, तो उसके फ्रैक्शन ऐसे बनते हैं, ए जमा बी उसमें आता है और वो डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि इसमें भी विषम है 43, तो ये ए जमा बी से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, ये ए जमा बी से। कब, जब एन क्या हो, विषम हो आपकी। तो एन विषम है तो ए जमा बी से डिवाइड होगा। ए इसमें 41 है और बी है 43, 41 जमा 43 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, 41 और 43 का जोड़ कितना हो गया, ये हो गया 4 और 4 84। 84 से यह संख्या डिवाइड होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था आपका। ठीक है, अगर आपको ये बहुत बारीकी से समझना हो तो बाइनोमियल थ्योरम में ये आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं वो चैप्टर भी करवा दूंगा। ये थोड़ा सा लंबा होता है इसको ये लिखते हैं, आपका आ जाता है ये एन सी 0 से स्टार्ट होता है, पहले ए की एन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एन सी 1 आ जाता है, ए की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, और बी की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर एन सी 2 आएगा तो इसकी 2 पावर कम हो जाएगी और बी की 2 आ जाएगी। फिर ऐसे कम होती जाएगी, ए की कम होती जाएगी पावर, बी की बढ़ती जाएगी। ऐसे करते करते सबसे लास्ट जो नंबर आएगा ना, वो तो ये आएगा कि एन सी एन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म, एनवी टर्म ही लास्ट होगी भाई ना इसमें, तो एन सी 0 से चले थे, पहला दूसरा, एन सी एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर तो 0 हो जाएगी, यानी ए की पावर 0 1 होता है, यानी खत्म ही हो जाएगा। सिर्फ क्या रह जाएगी, बी की पावर एन। ठीक है, ए खत्म हो गया, बी की पावर एन। इससे पहला वाला ये आ जाएगा n-1, ए की पावर 1 रह जाएगी, बी की पावर n-1 हो जाएगी। ये एक एक्सपेंशन होता है इसका, इसको खोलने का तरीका। ठीक है,
सॉरी मैंने ये आपको गलत बता दिया। बाइनोमियल थ्योरम में ये a जमा बी इसकी पावर n का होता है, ये a प्लस बी इसकी पावर 1। जैसे आप 2 का करते हो ना, a प्लस बी की 2, a प्लस बी की 2 क्या होती है, a की 2 जमा आपका आ जाएगा 2, a की पावर 1 कम हो गई, b की पावर 1 हो गई, फिर अगले में क्या आ जाएगा, a खत्म हो जाता है, b की 2 बढ़ जाती है ऐसे। तो इसमें 2c 0 फैक्टोरियल, तो ऊपर 2 नीचे 2 कट जाता है। इसमें 2c 1, 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे नीचे 1 तो 2 आ जाएगा, और इसमें 2c 2 तो 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल कट जाता है, तो सिर्फ b आ जाता है। ये n वाली की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। तो ये ऐसे ही 3 करोगे तो 1 की 3, वो खोलोगे बिल्कुल यही आएगा, जमा 3ab इंटू a जमा b करोगे ना, 3a स्क्र b जमा 3ab स्क्र। तो यानी कि एक बार a की कम हुई, b की 2 हो गई, एक बार a की 2 है b है, यानी कि वो भी ऐसे होती है, a की 3 जमा 3, a की 1 कम हो जाएगी, ठीक है, b की 1 आ जाएगी, फिर 3 a b की 2, ठीक है, a की 1 और कम हो गई, b की 1 और बढ़ गई, और लास्ट में क्या हो जाता है, a की 1 खत्म ही हो जाता है 1, फिर b की 3 आ जाता है, जैसे ऐसे। और इसको आप ऐसे लिख देते हो, 3ab कॉमन है इसमें, तो a जमा b, बात एक ही है। तो ये एक्सपेंशन आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर करवाना हो तो। इन ए पॉलीगन, ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको इसको मतलब सिंपल तरीके से बताना हो, समझना हो, तो आप बताइएगा। जैसे कि मान लो बहुभुज होते हैं काफ़ी सारी भुजाओं वाले, ठीक है, जैसे सम बहुभुज पॉलीगन, ये चतुर्भुज हो गया। एक आप ये ले लो अपने षटभुज, ठीक है, इसमें 6 भुजाएं होगी, ठीक है। ऐसे जो होते हैं उसमें इंटीरियर एंगल 144 डिग्री है। इंटीरियर एंगल कितना है, 144 है। देखो इसका इंटीरियर एंगल 60 होता है, इसका 90 होता है, इसका कितना होता है, षटभुज का 120 होता है। अब 144 तो इसका मतलब 6 भुजाएं तो नहीं होगी, नंबर ऑफ साइड बतानी है आपने कि कौन सा बहुभुज है, कितनी भुजाओं वाला है वो, तो 6 से ज़्यादा होगी उसमें। तो ऑप्शन में 6 आप 4 हो, उसको तो छोड़ देना। आता कैसे है वो भी बहुत आसान है, बता देता हूँ मैं। ये देखो, इस पहले इसको ले लो, इसमें कितनी भुजाएं हैं भाई, इसमें भुजाएं हैं 3, ठीक है। 3 भुजाओं वाले में एक त्रिभुज बनती है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, टोटल 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में 3 कोण है तो 3 से डिवाइड कर देते हो तो एक कोण 60 डिग्री का आ जाता है। सेम अगर आप चतुर्भुज की बात करोगे, ठीक है, वर्ग की बात करते हो, आप यहाँ आ जाते हो, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें भुजा कितनी हो जाती है, 4 भुजा हो जाती है आपकी, 4 भुजा। 4 भुजा में आप ऐसे त्रिभुज बना लो, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का आपको योग पता होता है ना, 180 डिग्री। 2 त्रिभुज बन गई इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे इसको मिलाओगे तो त्रिभुज बनेगी नहीं, त्रिभुज तो ऐसे डायगोनल मिलाने से बनेगी ना, तो इससे इसको नहीं मिला सकते और इससे इसको नहीं मिला सकते, तो 2 छूट गए, 4 में से 2 छूट गए तो 2 त्रिभुज बन गई। कितनी त्रिभुज बन गई, 2 त्रिभुज। 4 भुजाओं वाले में 4 माइनस 2 यानी 2 त्रिभुज बनी है। 3 वाले में 3 माइनस 2, 2 कम बनी है, 1 त्रिभुज बनी है, तो 2 त्रिभुज बन गई। 2 में 180 डिग्री एक त्रिभुज का कोण होता है ना, तो 360 डिग्री हो गया, तो कुल कोणों का योग 360 हो गया। 4 कोण है तो एक कोण 90 डिग्री का आ गया। सेम पंचभुज को छोड़ देते हैं, षटभुज पे आ जाते हैं जिसमें 6 भुजा होती है। तो मैंने पहले भी बताया कि 6 भुजा वाले में से 2 घटा दिया करो, 4 त्रिभुज बनेगी आपकी, ठीक है। ऐसे भी देख लो, इसको आप मिलाओ इससे, ठीक है, एक छूट गया, इससे इसको नहीं मिला सकते आप, त्रिभुज नहीं बनेगी ऐसे। इससे इसको मिला दो, एक त्रिभुज ये बन गई, और इससे इसको मिला दो, एक त्रिभुज ये बन गई, ठीक है। इससे इसको मिलाने से तो वो तो सेम भुजा ही है ना, ये क्या है, ये भुजा है, ठीक है। इसको इससे मिलाने से त्रिभुज नहीं बनेगी, इसको इससे मिलाने से नहीं बनेगी, यानी 2 पास वालों को नहीं मिला सकते, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, उनको मिलाओगे किसी भी शीर्ष से ना तो वो तो भुजा है। एक को छोड़ के मिलाओगे तो वो डायगोनल है, ठीक है ना। एक को मान लो छोड़ देते हो इसको और यूं मिलाओगे तो ये क्या डायगोनल है। इसमें कितने डायगोनल बन गए बच्चों, 3 डायगोनल बन गए, ठीक है ना। तो एक ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, 2 के साथ आप मिला नहीं सकते, तो 2 कम हो जाते हैं, इसलिए 4 त्रिभुज बनती है। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। हर एक में 2 कम बनेंगी, क्योंकि साइड वालों से 2 त्रिभुज आप बना सकते थे, वो नहीं बना पाओगे, साइड में मिला नहीं पाओगे। 4 त्रिभुज बनी। 4 त्रिभुज में एक त्रिभुज में कितने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 18 चौके 72, 720 डिग्री षटभुज के 6 कोणों का योग है। 6 इसमें आपकी कोण हो गए, टोटल 6 कोण है ना, ये कोण ये 6 हैं, तो कितने का हो जाएगा एक कोण, 120 डिग्री का। ये आपका एक फार्मूला ही समझ लो आप।
तो अगर आपको इसमें पता नहीं है ना 144 वाले में कि कितनी आपकी भुजाएं हैं, मैं n भुजाएं मान लेता हूँ। इसमें साइड अगर n है, ठीक है, साइड n है, तो इसमें त्रिभुज कितनी बनेगी, n-2। मैंने बताया था ना n-2 आपकी क्या बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी। और त्रिभुज के कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो n भुजाओं वाली कोई बहुभुज है ना, तो उसमें कोण टोटल हो जाएंगे n-2 इंटू 180, ठीक है। अच्छा, ये तो टोटल कोणों का योग हो गया। एक कोण का योग कैसे निकालोगे आप, तो क्या 6 मान लो कोण थे, उसमें 6 से भाग कर दिया जैसे, तो एक कोण आ गया 120। वैसे ये टोटल कोणों का योग है n भुजाओं वाले का, ठीक है ना। तो इसको n से भाग कर दो। क्या कर दिया मैंने, n से इसको भाग कर दिया। n कोण है ना, ये सारे कोणों का जोड़ इतना है, तो एक कोण का कैसे आएगा, n कोण है तो n से भाग कर दिया, ये आ गया इसका एक कोण का जोड़। और कोण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 144। 144 इसके बराबर में लगा दो, लगा दिया। अब क्या करोगे, n इधर जाए गुणा में चला जाएगा इसके, तो यहाँ तो आ जाएगा 180n, 180n माइनस 180 और 2 की गुणा 360 और बराबर 144n। 144n 180n में से घट जाएंगे तो 40 और 4 36, 36n, और 36n में से 36n बराबर 360 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 10। इस बहुभुज में 10 भुजाएं हैं, ठीक है। और आपको वैसे दोबारा भी बता दूं, 10 भुजाओं वाले में बच्चों 2 त्रिभुज कम बनेंगी, है ना। आप बना के भी देख लेना, पहले साइडों वाले से नहीं मिला पाओगे आप त्रिभुज बनाने के लिए ना, डायगोनल, एक लेफ्ट एक राइट, तो 2 छोड़ दो, 8 त्रिभुज बनेंगी इसमें। कितनी बनेंगी, 8 त्रिभुज। एक त्रिभुज में कितना कोण होता है, 180 डिग्री होता है। तो टोटल कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा इसका, 10 वाले का 18 8 144, 1440, ठीक है। 1440 डिग्री टोटल कोण होंगे। कितनी भुजा है, 10, तो कोण भी कितने होंगे, 10। 10 से भाग कर दो एक कोण 144 का। ये आपकी आंसर की वेरिफिकेशन भी हो गई। अगर आपको ये थोड़ा समझ में कम आया हो तो मैं इसको डिटेल से इस टॉपिक को करवा दूंगा। किसी बच्चे को करना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए अगर यूजफुल है तो। पॉलीगन वाला बहुत ही आसान है, सिर्फ आप एक आकृति बना लो, उसमें डायगोनल बनाओ, उससे आपकी त्रिभुजें बनती जाएंगी। आपकी 2 त्रिभुजें कम बनेंगी, चाहे आपकी 50 भुजाएं हो, 48 त्रिभुजें बनेंगी। 48 और गुणा में एक त्रिभुज का जोड़ कितना होता है, कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 48 गुणा 180, 50 आपकी भुजाओं वाला है ना, तो उसके कोणों का योग होगा 48 गुणा 180। ये टोटल कोण आ गए। एक कोण कितने का होगा, कितनी भुजाएं हैं टोटल, 50। 50 कोण है तो भाग 50 से कर दो, बस। बहुत ही सिंपल है ये। अच्छा, अब एप्पल आ गया आपका। ये मैं आईफोन की नहीं, सेब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कह रहा है ना कि 10 एप्पल आर सोल्ड फॉर 1 RS। 10 सेब 1 रुपये में बेच रहा है, तो आईफोन तो आप सोच ही नहीं सकते, 10 एप्पल भी नहीं मिलते अब तो, पुराने ज़माने की बात है। 10 एप्पल आपको दे रहा है, कितने रुपए में भी दे रहा है आपको, 1 रुपये में। तो 1 एप्पल कितने में देगा आपको, ठीक है। 1 एप्पल तो 1/10 रुपये, या दूसरी भाषा में कहूँ 10 पैसे में मिल गया आपको, बहुत ही सस्ता, ठीक है। देन हाउ मैनी एप्पल्स वर बॉट फॉर 1। अच्छा, इसने ये कहा 30% प्रॉफिट भी कमाया है, ये इसने सोल्ड किया है, ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। ये क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस है, और इसमें प्रॉफिट भी कमा लिया इसने, ठीक है ना। 10 पैसे का देके 30% प्रॉफिट भी कमा लिया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो कम है इसकी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसके गुणा में क्या होता है, प्रॉफिट आपका 30% है, तो गुणा में 130/100, है ना। कॉस्ट प्राइस गुणा में 130/100। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से 1 एप्पल 1/10 रुपये का बेच रहे हो आप, ये है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। कॉस्ट प्राइस ये आपकी कॉस्ट प्राइस इससे आ जाएगी, ये इधर भेज दो आपके। कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी 1/10 तो है ही उधर, 100 ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से, और दोस्तों 130 ये जाएगा नीचे इसके गुणा में, ठीक है। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी 1/13 रुपये, ठीक है ना, कि 1 रुपये का 13वां हिस्सा। दशमलव में निकालना हो तो आप निकालो, 13 7 91, मतलब 7 साढ़े 7 पैसे का एक सेब मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 1/13 आ रहा है आपका, ठीक है। एक सेब की प्राइस है, 1 एप्पल नहीं खरीदा है आपने, 1 एप्पल कितने में खरीदा है, 1/13 RS में खरीदा है। इसने पूछा है हाउ मैनी एप्पल वर बोट फॉर 1 रुपये। 1 रुपये में कितने खरीद पाओगे आप, ठीक है ना। 1 एप्पल 1/13 हिस्से में खरीद रहे हो आप, तो 13 एप्पल, अगर सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है वैसे, नहीं तो कर लो। 13 एप्पल आप गुणा में 13 कर दो, 1 रुपये में आ गए। 13 एप्पल 1 रुपये में खरीद पाएगा, तो आंसर 13 एप्पल आ गया इसका,
ठीक है ना, 13 एप्पल। या आप मान लो फिर भी ना समझ में आए तो आप रुपए से लेके चल सकते हो। 1 रुपए का पूछा है ना इसने, तो हम 1/13 रुपए में कितने एप्पल खरीद रहे हैं? 1 एप्पल। 1 एप्पल 1 रुपए में कितने खरीदेंगे? 1, और ये ऊपर पलट जाएगा गुणा में 13/1। जैसे आप निकालते हो ना 5 कुर्सियों का मूल्य 200, 1 कुर्सी का मूल्य 200/5, वो बटा में चला जाता है, तो 1/13 बटा में जाएगा, ऊपर जाके गुणा में 13/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था कि 10 एप्पल 1 रुपए में खरीद रहा था, 1 एप्पल 1/10 में, 30% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 130/100। सेलिंग प्राइस की जगह 1/10 लिख दो, ये इधर आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस 1/13 आ गई। ठीक है, 1/13 का मतलब यही है कि 1 रुपये का 13वें हिस्से में खरीद रहा है, तो 13 एप्पल के लिए 1 रुपया देगा वो, जैसे 1/10 का था, 10 एप्पल 1 रुपये में। तो ये क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का सवाल था। ये तो आप कर लेना मेरे ख्याल से। 26.5 घंटे जो होते हैं वो इसमें कितने मिनट बनेंगे? 26, ये दशमलव हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 10 लग जाएगा। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, 0 से काट के। और 5 छके 30, 3, और 26 छके 156, और 3 159, 1590 मिनट्स आपकी आ जाएंगी। ये कंपैरेटिवली आसान सवाल था। स्क्वायर ऑफ साइड 16, मॉर्निंग शिफ्ट वाले में भी ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था और वो करवाया भी था। ये स्क्वायर है जिसकी साइड 16 है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स ये होंगे आपके, इसमें बना लो मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मतलब बीच का बिंदु। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 8 8, ऐसे 8 8 में बढ़ जाएगा ये। ठीक है ना, मिड पॉइंट हो गए तो दोनों तरफ 16 में से 8 8 छोड़ देगा। और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लो, ये ज्वाइन करा लिया। और देन न्यू एरिया, इसका एरिया बताना है आपको, इसका एरिया, ये भी वर्ग बन गया आपका। इसकी एक भुजा ज्ञात कर लो, एरिया अपने आप आ जाएगा। ये देखो, ये त्रिभुज है अगर, ठीक है, या इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, और ये आपका कर्ण हो गया मेरे ख्याल से। तो कर्ण क्या होता है? लंब का स्केयर जमा आधार का स्केयर। ठीक है, तो कर्ण की 2 बराबर लंब की 2 8 है, और आधार भी क्या है आपका? 8 है, इसकी 2 8 8 64 जमा में 64, तो कर्ण की 2 बराबर आ गई आपकी 128। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल 128। तो ये जो भुजा है ना आपकी, ये कर्ण है ना, ये नए जो आपका वर्ग है उसकी भुजा आ गई 128, वर्गमूल 128, सॉरी 128 नहीं, वर्गमूल 128, ये भुजा आ गई। अच्छा, आपका एरिया कैसे निकालोगे आप? भुजा का स्केयर हो जाता है, इसका स्केयर करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 128 आ जाएगा। तो ये भी एक क्षेत्रफल का आसान सवाल। अच्छा, अब वर्क, ठीक है, मतलब काम और समय वाला सवाल आ गया। 15 मैन है आपके पास। ठीक है, अभी 15 मैन है। डू ए वर्क इन 22 डेज, 22 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 15 मैन 22 दिन में। ठीक है, तो यानी कि वो टोटल काम कितना है? 15 गुणा 22, इतने लोगों का काम है वो। यानी कि एक दिन में अगर करना हो उस काम को तो 15 गुणा में 22, इतने लोग लगेंगे। ठीक है, टोटल यूनिट्स जो हैं वो उतनी बनेंगी, मतलब 15 दूने 30, 3 15 दूने 30 और 3 33, 330 अगर आदमी लगे तो एक दिन में काम हो जाएगा। 330 आदमियों का काम है। 25 वोमेन डू द सेम वर्क इन 22 डेज, 25 वोमेन जब लगती हैं तो वही काम कितने दिन में करती हैं? वो 22 दिन में, मतलब सेम 22 दिन में कर देंगी बिल्कुल, पर आपको ज़्यादा औरतें लगानी पड़ी। 15 आदमियों की बजाय कितनी लगानी पड़ी? 25 लगानी पड़ी। ठीक है ना, तो इसका मतलब 15 आदमी भी 22 दिन में काम करते हैं और 25 औरतें भी 22 दिन में काम करती हैं। तो इसका मतलब 15 आदमियों का और 25 औरतों का काम बराबर है। ठीक है, अच्छा, और इसको 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, इसका मतलब हो गया 3 मैन जो हैं वो 5 वीमेन के बराबर हैं। ठीक है ना, 3 मैन 5 वीमेन के बराबर काम करते हैं, आदमी ज़्यादा काम करते हैं इसका मतलब। अब आगे क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी डेज 9 मैन, 9 मैन लगा रहा है, एंड 18 वोमेन लगा रहा है, तो ये कितने दिन में काम कर देंगे? इस काम को कितने दिन में कर देंगे? ये 9 मैन लगा रहा है ना, 9 मैन आप इससे बदल लो, 3 मैन 5 वोमेन के बराबर है ना, तो 9 मैन कितने हो जाएंगे? 3 3 9, तो 5 3 15 वोमेन के बराबर। तो यहाँ पे 15 वोमेन कर लो आप, 15 वोमेन और जमा में 18 वोमेन, कितनी हो गई? 18 और 15 33 वोमेन हो गई आपके पास। 33 वोमेन कितने दिनों में करेंगी? 25 वोमेन 22 दिन में कर रही थी।
ठीक है, यहाँ से आप उठा लो 25 वुमेन कर रही हैं 22 दिन में, एक वुमेन कितने में करेगी, एक वुमेन ज़्यादा टाइम लेगी, 22/25 मत कर देना, कहीं कुर्सियों का भाव निकालते हो। एक वुमेन 25 औरतें 22 दिन ले रही हैं, तो एक वुमेन तो बहुत ज़्यादा दिन लेगी, अकेली है वो तो गुना में आएगा, भाग में नहीं आएगा, 22 गुना 25। अब आप 33 वुमेन कर लो, 33 वुमेन होगी, ज़्यादा होगी तो काम काम जल्दी हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, बटा 33 भाग हो जाएगा। 11 दूने 22, 11 आती है 33, 25 दूने 50/3, 16 आती है 48 होते हैं, बच गए 2, 16 सही 2/3 डेज में ये औरतें काम कर देंगी। देखो कितना आसान सवाल है ना। हमें कहाँ पकड़ना था, ये तो पकड़ना था कि 15 आदमी और 25 औरतें 22-22 दिन में काम कर रहे हैं, तो यानी इनका काम बराबर है, 15 आदमी बराबर 25 औरतें, तो 3 मैन बराबर 5 वुमेन। फिर ये कह रहा है कि 9 मैन और 18 वुमेन लगानी है, तो 9 मैन 3 का ये देखो मल्टीपल में है, तो 3 मैन की बजाय 9 मैन कर लेते हैं, 3 3 9 तो 5 3 15 औरतें यहाँ ले लेते हैं, 18 पहले ही थी, 33 औरतें होंगी, हमने उनके बराबर औरतें लगा ली बस। तो 33 औरतें, हमें 25 औरतों का पता ही था 22 दिन में करती हैं, एक का निकाल लो और 33 का निकाल लो। तो ये भी काफ़ी सिंपल सवाल था। सम ऑफ मीडियन एंड मोड, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए माध्यिका निकालने के लिए मध्य वाला, बीच वाला, उसके लिए हमें लिखना होता है या तो पहले छोटे से लिखो या फिर पहले बड़े से लिखो सीरीज में, फिर हम बीच वाला लेते हैं। तो इसमें छोटा क्या है, इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, उसके बाद फिर 3 3 बार आ रहा है, उसके बाद फिर 5 2 बार आ रहा है, उसके बाद 7 2 बार आ रहा है और फिर 9 आ रहा है। ये कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हो गए। 10 में से आपको बीच वाला निकालना हो, सम आ गया ना, n = 10 है, तो क्या होता है आपका फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका कि n/2, ठीक है, और प्लस में उससे अगला n/2 प्लस और उसका एवरेज, ठीक है, यानी कि 5वां और प्लस में छठा पद जो होता है उसके बटा में 2 आ गया, ठीक है। अगर ये आपको कंफ्यूज करता हो तो सिंपल ले लिया करो, आप छोड़ते जाया करो, जैसे 3 इधर से छोड़ दो और आपके 3 इधर से छोड़ दो, छोड़ दिए, अब 4 रह गए, इनमें एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, अब 2 रह गए, अब तो छोड़ नहीं सकते, एक रहता तो हम कह देते ये बीच वाला है। अब 3 और 5 रह गए, तो इनके बीच में क्या आएगा, 3 और 5 के 3 और 5 8/2 यानी 4, ठीक है। तो आपका मीडियन तो आ जाएगा ऐसे 4। अगर फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा लिया करो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां, ये 5वां था, ठीक है, और ये छठा था, 5वां प्लस छठा बटे 2 फार्मूले से किया हमने एक तरह से। मोड क्या होता है, बहुलक, बहु मतलब बहुत बार, ठीक है, बहुत बार लक हो जिसका, यानी बार बार आए जो, ठीक है, जिसका बार बार लक काम करे, जो ज़्यादा बार आए, सिंपल सी बात, बहुत बार आए। ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 2 तो 2 बार आ रहा है इसमें, यहाँ से देख लो 2 2 बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, 5 और 7 भी 2, तो 3 हो गया बहुलक, ठीक है। इसका सम निकालना है आपको, मीडियन प्लस बहुलक, तो ये सम कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो इसमें भी क्यूरी हो आपकी तो बताना, बहुलक मीडियन एवरेज में। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए हम, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0 है, तो साइन एक्स माइनस का कोस एक्स उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स, ठीक है, 0 है तो उधर कोई जुड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स बराबर कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स का मान क्या है, वो बराबर है। कहाँ पे बराबर होता है भाई साइन एक्स और कोस एक्स का मान, ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या हो 45 डिग्री। आप टेबल बना के देख लेना, 0 1 2 3 4 और बटे में इसके आप 4 लगाते हो, ठीक है, और इसका वर्गमूल लगाते हो, ठीक है, ये आपका साइन का मान होता है। और कोस का आप इधर से देखते हो यूं, साइन का इधर से, तो ये 0 पे होता है, ये 30 पे 45 पे 60 पे। अच्छा बैटरी लो हो गई क्या, अरे भाई चार्जर कहाँ गया, अच्छा तो इसमें आप देख लो, ऐसे चलेगा आपका, नहीं यहाँ पे, अच्छा ये जो चल रहा है इसमें साइन ऐसे चल रहा है आपका 0 30 45, इसमें चलेंगे तो 1 2 3, ये तीसरा यहाँ आ जाएगा, इसमें भी तीसरा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ बराबर होता है मान सेम, इसका भी 1/2 इसका भी 1/2,
तो x 45 पे दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि cos x इधर ले जाओ, sin x बटे cos x हो जाएगा। ये गुणा में था, इधर ऊपर था ना, नीचे चला जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचा एक, तो sin x बटे cos x tan x एक कब होता है, आपको ये भी पता है, x का मान 45 डिग्री पे tan 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि sin और cos बराबर होते हैं, sin बटा cos दोनों बराबर होते हैं तो कट जाएगा बराबर, 1/2 से 1/2 1 हो गया। एनीवे x आपका 45 आ गया, आपको मान किसका निकालना है, सीकेट x का, सीकेट x यानी x 45 है, सीकेट 45 का। सीकेट 45 का आपको मान नहीं पता है, सीकेट को ऐसे लिख लो 1/cos, ऐसे तो लिख सकते हो, सीकेट 1/cos होता है, आपको पता होगा। ये जो होता है ना लाल बट्टे कक्का कर लो, एक तो ये तरीका होता है आपका, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट। या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इसमें भी सीकेंट यहाँ होता है, ठीक है ना, और ये कोस होता है, तो एक दूसरे उल्टे होते हैं। ये क्या है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बटा बेस है, खैर ये बातें तो आपको पता ही हैं। तो 1/cos 45, cos 45 का मान ये देखो यहाँ होता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/√2 है ना, तो 1/√2, तो ये ऊपर जाके वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, है ना, तो वर्गमूल 2 आ गया। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान सा सवाल था। अच्छा, ये एक बार चार्जिंग लगाने से ना, चलो रिकॉर्डिंग चल तो रही है, क्योंकि कई बार चार्जिंग लगाने या कुछ बीच में करने से ना ये बंद भी हो जाता है। ये इतना मैं टेक्नोलॉजी में वो हूँ नहीं, ठीक है ना, इसमें दिखता भी नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही होगी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 90 km/h स्पीड, ठीक है, ये स्पीड है आपकी 90 km/h, अच्छी स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी मत चलाया करो, बाइक तो 90 पे बिल्कुल मत चलाया करो, ये भी काम की बात है। ट्रेन, यहाँ ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन ठीक है। ट्रेन कवर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर कितना करती है इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में कितना करेगी, ठीक है। टाइम कितना है आपके पास, 15 मिनट है। 90 km/h का मतलब 1 घंटे में वो कितना कर रही है, 90 किलोमीटर कर रही है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में 90 कर रही है। 1 मिनट में कितने करेगी, 90/60, और फिर 15 मिनट में कितना करेगी, गुणा में 15 कर दो, ठीक है। 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 2 से 45, 45/2 22.5 हो जाता है, ठीक है, या 22.5 भी कह सकते हो आप किलोमीटर। तो आपको पहले ही पता था 90 km/h स्पीड है, घंटे में 90 कर रही है, 15 मिनट घंटे का चौथा हिस्सा होता है, 4 से भाग करना था। तो आप उस तरीके से किया करो, मुझे पता है वैसे ही करोगे आप। HCF में आ जाते हैं हम, इसमें 1/2 है, 3/4 है, 4/3 है, 4/5 है और 5/6 है। इसका HCF निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपकी फ्रैक्शन वाले हों, तो फ्रैक्शन वालों में HCF का क्या फार्मूला होता है, आपका होता है कि आपका जो न्यूमिनेटर है उसका तो HCF ही निकालोगे आप, ठीक है। प्रॉब्लम करते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर नीचे है, HCF हमेशा छोटा होता है। HCF क्या निकालते हो, HCF होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनका साझा फैक्टर। जैसे मैं कहूँ 9 और 12 में साझा फैक्टर 3 है, 3 9 को भी भाग करता है, 3 12 को भी भाग करता है, ठीक है। तो आपको जो HCF होता है वो हमेशा नंबर से क्या आता है, छोटा आता है ना, उनका साझा। तो 9 और 12 का साझा 3 उनसे छोटा होता है। तो ऊपर तो मैं क्या करूंगा, उनसे छोटा निकालूंगा, है ना, इनका साझा निकालूंगा, 1 3 4 4 5 का साझा निकाल दूंगा मैं, वो एक ही आएगा इसमें न्यूमिनेटर, क्योंकि 1 3 4 4 5 में कोई साझा है ही नहीं। जैसे 2 6 में तो 2 साझा होता, ये अलग अलग है बिल्कुल, तो एक साझा आ गया। नीचे वालों में मैं HCF नहीं निकालूंगा, नीचे वालों में HCF क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैंने छोटा निकाल दिया तो डिनोमिनेटर में अगर छोटा हो कोई संख्या, डिनोमिनेटर में जो संख्या छोटी हो जाएगी तो उसका मतलब एक्चुअल में वो संख्या उतनी बड़ी हो जाती है। जैसे ऐसे देखो आप, 1/100 का मतलब 100वां हिस्सा है ना, एक रोटी में 100 लोग खा रहे हैं, ठीक है ना, 100वां हिस्सा। अब मैं इसको 1/5 कर दूं, डिनोमिनेटर छोटा कर दिया मैंने, तो 1/5 5वां हिस्सा हो गया, 5 लोगों के सामने एक रोटी है, तो ये बढ़ गई संख्या, ये क्या होगी, बड़ी होगी संख्या। हमें बड़ी नहीं लेनी, हमें HCF में क्या लेनी होती है, छोटी लेनी होती है, उनका साझा, तो हमें छोटा लेना है। तो इसमें LCM में छोटा लूंगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, सॉरी डिनोमिनेटर में,
तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर लेना पड़ेगा ताकि वो संख्या छोटी हो। तो बड़ा क्या होता है आपका, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। एलसीएम होता है जैसे 5 और 6 का, 5 6 के 30 एलसीएम हो गया। 5 और 6 का एचसीएफ क्या होता है, दोनों का साझा, दोनों में साझा 5 6 में है ही नहीं, तो वो 1 होता है। एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, इसलिए याद रख लिया करो। तो डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ नहीं लोगे, छोटा नंबर डिनोमिनेटर में नहीं लेना। आप एचसीएफ निकाल रहे हो ना, तो आप छोटी से छोटी संख्या निकालो, है ना, ठीक है। तो आप नीचे वालों का क्या लोगे, डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 और 4 का क्या होता है, इसमें एलसीएम 4 होता है। 4 और 3 में 4 3 12, 12 और 5 में कोई साझा 12 5 में तो है ही, तो 12 5 60 हो जाएगा। 60 और 6 में 6 60 के अंदर ही आ जाता है, तो 60 आ गया आपका। ये आपका उत्तर आ जाएगा 1/60। 1/60 है ना, वो एचसीएफ है इनका, 1/2 3/4 इनका, ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ इनका होगा ना फ्रैक्शन का, वो इनसे छोटा होगा। 1/2 3/4 इनका एचसीएफ इनसे छोटा होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। 1/2 से छोटा कोई 5 7 तो हो नहीं सकता, तो 1/2 से छोटा होगा, जैसे 1/10 1/20 इस टाइप का, यानी कि एलसीएम बढ़ेगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो गया 1/60 हो गया, ठीक है। तो 1/2 है, ये सारी संख्याएं इससे भाग होंगी 1/60 से, है ना। एचसीएफ वही होता है जो सबको भाग करे, तो 1/2 को देख लो भाग करेगा 1/60। ये दूसरा हिस्सा है इसके पास 60 हुआ है, तो 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणा में 60/1 हो जाएगा, ठीक है, 30 पे चला गया। तो ये 1/2 30 गुणी 1/60 से। तो इन चीज़ों को समझो, फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को आप। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको डिटेल से करवा दूंगा फ्रैक्शन वाले एचसीएफ को। वो भी नहीं करना चाहते हो आप, टाइम कम है, तो सिंपल याद रख लो, एचसीएफ निकाल रहे हो, ऊपर वाले का एचसीएफ ही करना है, नीचे वाले का उल्टा एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे हो फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का तो सेम एलसीएम ही करना है, नीचे वाले का उल्टा कर दो एचसीएफ। और डिटेल में करना हो तो वो भी करवा देंगे। 21 नंबर सवाल में क्या है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल इन 1500। सेल्स बेचता है, तो सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 1500, ठीक है। 20% लॉस कर रहा है, मतलब कि वो घाटा खा के बेच रहा है, बिक नहीं रहा माल, तो बेचारा क्या कर रहा है कि घाटा खा के वो बेच रहा है, ठीक है। 1500 रुपये पे 20% लॉस, नहीं लॉस तो किसी और पे है, एक्चुअल में खरीदा कुछ होगा, उसके ऊपर 20% लॉस खा के वो 1500 में बेच रहा है, क्योंकि लॉस कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, वो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है बात। अच्छा, इफ ही वांट्स टू गेन 20% प्रॉफिट, अगर वो 20% प्रॉफिट पाना चाहे तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचे उसको, तो इसका मतलब 1500 से ऊपर में बेचेगा वो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा दो आप, बराबर है कॉस्ट प्राइस और गुणा में लॉस है ना। अच्छा, लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये 20% लॉस है तो 80/100। 1500 रुपये जो मिल रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस के 80/100 पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, 80% मिल रहा है उसको। 20% लॉस कर दिया, यानी ओरिजिनल प्राइस का 80% ही मिल रहा है, 80% 1500 के बराबर है आपको, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 5 10, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 इसका नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। भाग होता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही लिख लो आप, ये आ जाएगा 15 5 7500 और बटे 4, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है कि इस पर 20% प्रॉफिट कमा के दो आप, 20% प्रॉफिट पे बेचो, 20% प्रॉफिट 120/100, 0 से 0 काट दो, 4 3 12, 2 0 से सॉरी एक ही 0 है, 1 0 से 1 0 कट गई, 750 ये कितने हो गए, 2250 रुपये में बेचेगा, तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसी सवाल को शॉर्टकट में करना हो आपको, ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि आप ये मान लो कि आपको 1500 रुपये में बेच रहे हो आप, ठीक है, लॉस 20% का है, तो मान लो ओरिजिनल जो चीज़ खरीदी थी उसमें से 20% लॉस कर दिया आपने, यानी कि आपको 80% ही मिला। कितना मिला आपको, 80% मिला, है ना। 80% कितना मिला बेचने पे, 1500 रुपये, 80% 1500 रुपये के बराबर है। आपको बेचनी कितने पे है, ओरिजिनल प्राइस 100% होती है, उस पर 20% प्रॉफिट पे, यानी कि आपको 120% पे बेचनी है। वो आपने बेची 80% पे, 20% लॉस खा के आपने 80% पे बेची, आपको वो 20% प्रॉफिट पे बेचनी है, यानी 120% पे बेचनी है। 80% 1500 के बराबर है, तो 120% कितना आएगा, 1% 1500/80 आ जाएगा, और 120% गुणा में 120। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि 80 का 120 क्या होता है, 1.5 गुना, तो 1500 का 1.5 गुना आप 2250। दूसरा तरीका ये है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको समझ के कर सकते हो।
अच्छा, आपका ये वर्गमूल है। ज़्यादा अगर ये कंफ्यूज हो ना तो ब्रैकेट ब्रैकेट छोड़ो, आप मान लो वर्गमूल लिख लो। उसके बाद क्या है आपका आ गया 7 जमा में, उसके बाद क्या आ गया आपका वर्गमूल 7, और उसके बाद क्या है जमा है, और उसके बाद डैश 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 है। मतलब ये ऐसे हो गया आपका वर्गमूल 7, उसके अंदर वर्गमूल 7, और यहाँ भी इसका ऐसे चलेगा मेरे ख्याल से, फिर 7 यूँ ऐसे ऐसे करके चलता है जो। ठीक है, इसमें 3-4 अक्षर दिए होते तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता। ये ऐसे चलता है, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे। इसका सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है कि x के बराबर इसको मान लिया करो। x बराबर ये है तो x बराबर वर्गमूल 7, एक अक्षर को छोड़ दो, ये वही है सेम, कितना ही चलता जाए डैश 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 डैश, ये वही है ना, 7 जमा 7 जमा 7 आगे चलो, तो ये x ही तो है ये। तो इसको क्या लिख दोगे 7 जमा इस सारे को x लिख दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर जमा 7 जमा x, ये वर्गमूल हट गया, इसका स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा, और ये 7 भी माइनस आ जाएगा, इधर बच गया 0। ये 2 घात वाली समीकरण बन गई। गुणा 7 हो, गुणा 7 तो 7 और 1 की होती है, तो जोड़ ना तो 6 हो रहा है यहाँ पे, ना 7 और 1 8 हो रहा, तो ये वैसे तो होगा नहीं। दूसरा तरीका ये होता है ना आपका, क्या होता है आप बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोलने का। माइनस ये एक है ना, ये यहाँ पे एक माइनस 1 है, तो माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ए 1 है, सी माइनस 7 है। ठीक है, 2 ए क्या है 1 है, ए ये होता है भाई ए, और बी आपका ये होता है, और सी आपका ये होता है। ठीक है, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, ऐसे ए बी सी। अच्छा, 1 प्लस माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 7 के 28 और जमा 1 29 हो जाएगा, ये वर्गमूल 29 बटा 2। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया। 1 प्लस माइनस वर्गमूल 29 बटा 2, वर्गमूल 29 का निकलेगा नहीं, यहाँ पे सवाल खत्म आपका। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट शुड बी एडिड टू 3596, 3596 में क्या मैं जोड़ दूं कि जो नंबर जब बनेगा जोड़ने के बाद वो कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 3 6 4 से। 2 से तो ये पहले ही डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 3 से 6 9 15 20 3 23, 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा 4 जोड़ते 3600 बन रहा है, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी यही देख लिया करो ना। 3596 है तो इसके आसपास कोई मतलब राउंड ऑफ करके देखो कोई संख्या 3600 है, तो 3600 इससे भाग हो जाती है सभी से ही, 3 से भी हो जाएगी, 3 एकम 3 3 दूना 6। ठीक है, तो ये 2 3 6 4 से हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो 2 से 3 से 6 से 4 से भागो, 2 से भी भागो, 2 से भाग होती है 2 का पहाड़ा, 3 से भाग 3, 3 का मल्टीपल मतलब पहाड़ा, और 6 से भाग होगा 6 का मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल क्या होता है 4 8 12 ये, और इन सब से भाग कौन सा होगा इनका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल में हम एलसीएम निकालते हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 3 6 4 का एलसीएम आता है आपका 12। ठीक है ना, 12 इन सब से भाग हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 3 6 4 से जो संख्या भाग होगी वो 12 से भाग होगी, यही मतलब हो गया ना। ठीक है, तो 12 को इससे भाग करके देख लो, 3596 को 12 से भाग होती है कि नहीं होती। 12 दूने 24, 11 9 12 निम्मे 108 बच गए 11, और 6 12 निम्मे 108 बच गए 8, 8 बच गए। अगर आपको कह दीजिए कितना घटाऊं कि ये भाग हो जाए, 8 घटा दो, शेष बच रहा है वो घटा दो, ये संख्या भाग हो जाएगी, 3588 आ जाएगा। कितना जोड़ा जाए और बढ़ाना है इसको, 8 बचा है, 12 का पहाड़ा 12 पे चलेगा, 4 कम है, 4 बढ़ा दो आप इसको, 4 बढ़ाते पहाड़ा पूरा चला जाएगा। तो वैसे इनफैक्ट देखते ही इसमें पता लग रहा था कि 4 बढ़ाने हैं। 35% ऑफ 35% ऑफ एक्स, एक्स का 35% 35/100 और फिर 35/100 दो बार, बराबर एक्स का कितना परसेंट है, एक्स का कितना परसेंट है, कितना परसेंट मानूं मैं एक्स का, एक्स का मान लो y% मान लो। ठीक है ना, एक्स का y%, एक्स का y% हो गया y/100। ठीक है, a% कुछ भी मान लो आप, मानना ही है तो एक्स तो पहले से था। अब आपको वो जो माना है ना y%, वही निकालना है आपने, एक्स का ही कितना प्रतिशत है।
ये निकालना है तो x से x तो कट जाएगा इधर जाके भाग में, 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा। अच्छा हमारे पास क्या बच गया, 35 और 35 की गुणा बटे 100, y बराबर आ गया 35 35 की गुणा बटे 100। ये 1225 होती है, आपको पता ही है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 सेम होना, तो 3 गुणा में अगली संख्या 3 गुणा 4 ऐसे आ जाता है, नहीं तो गुणा कर लेना आप। 1225 बटे 100, तो ये आ गया 12.25। 100 के 2 जीरो हैं तो 12.25 वाई का मान, तो 12.25% है ये एक्स का। तो ये भी एक आसान सा सवाल था। एन आर्टिकल इज बोट फॉर 850, 850 में बोट मतलब कॉस्ट प्राइस, 850 में खरीदा गया। एंड सोल्ड सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया, 680 में। कम में बेचा है तो क्या होगा, लॉस होगा भाई। कितना होगा, घटा दो 15 में से 8 के साथ 170 का। कितने प्रतिशत लॉस है, 170 कितने पे हुआ, बटा क्रय मूल्य आएगा 850 पे हुआ ना, और गुणा में 100। 0 से 0 कट गई, 17 5 85, 5 से 20% लॉस है। सिंपल। एक डायरेक्ट ये भी देख सकते हो कि 680 में आपने बेचा है उसको 850 में खरीद के, 680 बटे 850, 17 चौके 68, 17 5 80, 4/5 में आपने उसको बेचा है। 5 के मुकाबले 4 मिला है आपको, है ना। तो एक तरह से आप 1/5वां हिस्सा लूज कर गए, 1/5 लूज कर दिया, 20% आपने लूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको देखते ही पता लगने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन और ये सिस्टम परसेंट वाला। 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 24 मैन 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं, यानी 120 आदमी अगर लगेंगे, 120 आदमियों का काम है वो, एक दिन में वो सिमटा देंगे। इफ़ वन वांट्स टू कंप्लीट इन 6 days, 6 दिन में करना है ये काम, 6 दिन में करना है तो 6 डेज, 20 आदमियों की जरूरत पड़ेगी बस फिर तो, है ना। 5 दिन की बजाय 6 दिन ज़्यादा हो गए। या दूसरा ये कर ले सकते हो, 5 दिन में करना है तो 24 आदमी, एक दिन में करना है तो आपको ज़्यादा आदमी चाहिए, 24 गुणा 5। 6 दिन में करना है, 1 से 6 दिन, ज़्यादा दिन मिल गए आपको, तो अब कम आपको आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, ज़्यादा दिन हो गए तो फिर कम चाहिए, तो कम के लिए 6 से भाग कर दो, 6 चौके 24, 4 5 20। तो हाउ मैनी पर्सन रिक्वायर्ड, 20। तो ये कई सवाल तो बहुत ही आसान आए हैं वाकई। ट्रिग्नोमेट्री में फिर से आ जाते हैं हम। 1 + 10x बराबर वर्ग। आप ट्रिग्नोमेट्री देखें, घबराया मत करो, जस्ट करना स्टार्ट कर दो बस। आधी चीज़ ये दिमाग से निकाल दोगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा और पेपर में मूड खराब भी नहीं होगा। कई तो मूड खराब की वजह से ना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, कहते हैं जी बस पता नहीं कैसा मूड सा हुआ, आते सारे सवाल थे, बस मतलब एक फ्लो बन ही नहीं पाया, एक स्पीड बन ही नहीं पाई और पेपर पूरा नहीं हुआ। तो आप ये फालतू की चीज़ें माइंड में ना लिया करो, बस करते रहा करो। तो 10x ट्रिग्नोमेट्री का एक मेजर है और 1 एक संख्या है, तो संख्या को संख्या की तरफ भेज दो, वर्गमूल 3 - 1, ज़्यादा बिना सोचे, ठीक है। 10x वर्गमूल 3 - 1। अब और तो हम क्या कर सकते हैं, 10x कितने में वर्गमूल 3 - 1 होता है पता नहीं। 10x के मान जो होते हैं ना, 1/√3, एक वो तो ऐसा है नहीं इसमें। निकालना क्या है, वर्गमूल 3 कोट x - 1। अच्छा कोट x निकालना है हमें, कोट x तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें। आप ऐसा करो, 10x और कोट x एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 10x क्या होता है, sin x बटे कोस x, और कोट x क्या होता है, कोस x बटे साइन x। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। लाल बट्टे का करके भी देख सकते हो आप, साइन कोस लिखते हो। वैसे ना पता हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वो समझा दूंगा जिस बच्चे को। तो कोट x क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो कोट x हो जाता है 1/10x, है ना, इसका उल्टा। 1/10x क्या है, वर्गमूल 3 - 1। अब हर के अंदर अपरिमेय संख्या आ जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओगे और फटाक से परिमेयकरण पे लग जाओगे, नंबर सिस्टम में चले जाओगे आप। वर्गमूल 3 + 1, यहाँ माइनस हो तो ऊपर प्लस कर देते हैं, यही होता है। वर्गमूल 3 + 1 ऊपर तो एज इट इज रहेगा, a - b, और ये क्या है बच्चों, a + b, a² - b², 3 वर्गमूल हट गया -1, तो ये आ गया वर्गमूल 3 + 1/2। ये वही कोट x का मान आ गया आपका। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वर्गमूल 3/2 और जमा में 1/2, अलग अलग भी। अब हम निकालना है, उस पे आते हैं। हमें पूछा है इसने कि वर्गमूल 3 कोट x - 1, इसका मान निकालो। वर्गमूल 3 कोट x का मान क्या है भाई, ये रहा वर्गमूल 3/2 और जमा में 1/2 -1। इसकी गुणा करोगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा हो जाएगी भाई 3, मेरे ख्याल से, बटा 2।
वर्गमूल 3 की 1 से करोगे तो वो वर्गमूल 3 हो जाएगी बटा 2, और माइनस क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, एलसीएम ले लो 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ वर्गमूल 3 है और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गए, 1 आ गया, वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल था, है ना। ये वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 2 तो हमने निकाला ही था, ये रहा, है ना। वर्गमूल 3 बटा प्लस 1 बटा 2 किसका मान आया था, कोट एक्स का मान आया था, ये कोट एक्स का। तो इसका ये भी लिख सकते हो आप, कोट एक्स, क्या लिख सकते हो, कोट एक्स। कोट एक्स का मान ही तो था वर्गमूल 3 जमा 1 बटा 2। तो कई बार क्या होगा, ऑप्शन में आपको ये दिया ही नहीं होगा, ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया होगा आपको ऑप्शन में दिया होगा कोट एक्स टेन एक्स, मान लो 1 प्लस कोट एक्स, ऐसे कुछ मान। आप मान निकालोगे ये वर्गमूल 3 जमा 1 बटा 2 और फिर सोचोगे हमारा तो उत्तर है ही नहीं ऑप्शन में। तो वर्गमूल 3 जमा 1 बटा 2 तो ये रहा ना, ये कोट एक्स का ही तो मान था, तो कोट एक्स ही हो गया ना ये, इसके बराबर में कोट एक्स लिख सकते हो और आप निशान लगा सकते हो। तो ये भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये सवाल करते हुए। तो ये ऑप्शन थोड़ा घुमा के भी दे सकता है आंसर में। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, अब देखो रेशियो ऑफ, ये लंबा हो गया ना तो आप कंफ्यूज मत हो, रेशियो बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ साइड भी एक बार बाद में छोड़ दो। 2 पॉलीगन, पॉलीगन है बहुभुज, ठीक है, बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं ऐसे ऐसे करके मतलब हो सकती हैं 2 में, ठीक है, षटभुज या 7 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, कुछ भी हो सकता है। उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड में रेशियो 1:2 का है, 1 और 2 का अनुपात है, यानी कि मैं इसमें x भुजाएं मान लूँ तो उसमें मैं 2x भुजाएं हो जाएंगी ना, ये इसकी क्या आ गई भाई, साइड्स आ गई, ठीक है। तो ऐसे आराम से इतना समझ में आ गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ी ना। रेशियो, ये इतना लंबा स्टेटमेंट, लंबे स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो ऐसे। पॉलीगन है, पॉलीगन बना लो भाई, इनकी नंबर ऑफ साइड्स, इनकी रेशियो 1:2, फिर मान लो इनको। इफ इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट वन, पहले का इंटीरियर एंगल, जो अंदर का एंगल है ना इसका पहले का, वो 140 डिग्री का है, ठीक है। तो सेकंड वाले का इंटीरियर एंगल कितने का होगा, सेकंड वाले का, ये आपको बताना है। ऐसा मत कह देना कि इसमें x भुजाएं हैं, इसका कोण 140 है तो 2x वाले का क्या हो जाएगा, दुगुना 280 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, एक षटभुज भी होता है आपको पता है, इसमें 6 भुजाएं होती हैं। इसका कोण, एक कोण कितने का होता है भाई, 60 डिग्री का। एक त्रिभुज, इसमें कितनी बनती है त्रिभुजें आपको पता है, 4, तो 4 त्रिभुज, एक त्रिभुज 180 की 720 टोटल बन गया, 6 कोण है तो एक कोण 120 डिग्री का। वैसे बन तो दुगुना रहा है, पर जरूरी नहीं क्या पता इसमें हो या ना हो, आगे तक ये ना चले। तो करें कैसे फिर हम इसको, एक पहले सवाल में भी बताया था कि त्रिभुज में एक त्रिभुज होती है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले में 2 त्रिभुज बन जाती है, तो इसलिए 180 जमा 180 360 डिग्री कोण हो जाता है। 4 भुजाओं वाले में त्रिभुज कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, 2 कम बनेंगी। 6 वाले में आपको मैं फिर से बड़े से बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये है जैसे, इसमें इससे आप इसको मिलाओगे तो त्रिभुज नहीं बनेगी, ये तो भुजा ही है। ये इसको मिलाओगे डायगोनल तो ये एक त्रिभुज बन गई, इसको मिलाओगे 2 बन गई, इसको मिलाओगे 3 बन गई, इसको इससे मिलाओ वो तो भुजा ही है। यानी 2 बार आप विफल हो गए, है ना, उसमें त्रिभुज बनेगी नहीं, तो 1 2 3 4 त्रिभुज बनेंगी। यहाँ 2 मिलाने से तो वो मिल ही नहीं रही साइड वालों पे, तो हमेशा त्रिभुज 2 कम बनेगी। तो आपका 6 भुजा वाला है ना, तो उसमें कितनी त्रिभुज बनेगी, 2 कम 4 त्रिभुज, ठीक है। तो x भुजा वाले में कितनी बनेगी, x भुजा वाले में त्रिभुज कितनी बनेगी आपकी, त्रिभुज बनेगी x माइनस 2, और इसमें कितनी बनेगी 2x माइनस 2। तो सम ऑफ एंगल कितना आ जाएगा, सम ऑफ एंगल, इसमें x माइनस 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, गुणा में 180 कर दो, और इसमें 2x माइनस 2 त्रिभुज हैं तो इसमें 180 से गुणा कर दो, एक त्रिभुज में इतने का होता है, ठीक है। अच्छा, ये सम ऑफ एंगल आ गया। अच्छा, अब क्या है कि एक एंगल कितने का आएगा, एक एंगल मान लो 6 एंगल होते हैं षटभुज में, ठीक है, तो उसका 720 आया, तो एक एंगल कितने का होगा, 720/6, तो वैसे ही भाग कर देते हैं। तो इसमें कितने कोण है, x भुजा है तो x ही कोण होते हैं, इसमें x से भाग कर देंगे, ये एक एंगल आ गया। अब इसका ये एक एंगल दे रखा है आपको, ये वाला कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 140 का, तो मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस 2/x और गुणा में 180 है, इसको लिख दूंगा मैं 140। ये x उधर जाके किस में हो जाएगा, 0 से 0 तो पहले काट ही दो, ये तो गुणा में है ना, 0 से 0 काट दो, ये x गुणा में हो जाएगा 14x, यहाँ आ गया 18x
माइनस 18 दूनी 36 बराबर 14x। 18 में से 14 घट जाएगा, इधर 4x बच जाएगा और 36 उधर प्लस का हो जाएगा। x बराबर 9 आ गया, x का मान 9 आ गया। इसमें 9 साइड है, उसका रेशियो दुगुना था 2x, तो उसमें 18 साइड है। सिंपल। पर उसका एंगल कितने का होगा आपको ये पूछा है। एंगल तो बहुत आसान है, ये रहा। x का मान 9 यहाँ रख दो, 9 दूनी 18 में से 2 गए 16, तो यहाँ तो 16 हो जाएगा। और नीचे x का मान 9 था, 9 से 20 पे कट गया, 20 में 180, 20 और 16 320, ये 320 आ जाएगा। या ऐसे देख लो ना सिंपल, 18 भुजाएं हैं इसमें, तो त्रिभुज कितनी बनेंगी आपकी, 2 कम बनती है, मैंने बताया था। 16 त्रिभुज बनेंगी। 16 त्रिभुज में आपके एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण है, तो ये टोटल कोण इतने का आ गया। और एक कोण कितने का आएगा, 18 कोण है इसमें, तो 18 से भाग कर दो, 18 दें 180, 160 डिग्री का कोण आ जाएगा आपका। ठीक है, 160। और यहाँ पे हमने कितने का निकाला था दोस्तों, 320। ये कैसे निकला, 9 रखा था हमने, 9 दूनी 18 में से 2 गए 16, और यहाँ x 9 और ये 180 था, तो 9 को इससे भाग गया 20, 16 दूनी 32, 320 आ रहा था। यहाँ पे हमने 18 भुजाएं ली, 18 में 16 त्रिभुज बनेगी, 16 गुना 180, और 18 कोण है 18, 18 दाएं 180, 16 दाएं 160 का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें गड़बड़ कहाँ हुई, त्रिभुज तो यहाँ पे सही लिया हमने, 9x का मान आया था हमारा, 9 दूनी 18 में से 2 गए 16 गुणा में 180 बट्टे 9, यहाँ पे 2x आएगा। हाँ, यही गड़बड़ की ना हमने, कि सम ऑफ एंगल तो हमारा ये आया था, ये रहा, और बट्टे कितने एंगल हैं इसमें, x एंगल, और इसमें 2x एंगल है। यहाँ पे 2x, तो 2 से 10 पे और कटेगा। ठीक है, हाँ, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि हाँ 160 आ रहा है ये आपका मान। तो यहाँ क्या आएगा, 160 डिग्री, 160 डिग्री का आपका एक कोण है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ क्योंकि मैं 2 लिखना भूल गया था। मेन स्टेप क्या होते हैं, आपके पास कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसमें कितने डिग्री का कोण होगा ये याद रखना बहुत मुश्किल है। फार्मूला भी कई बार भूल जाते हो। फार्मूला सिंपल होता है n-2 इंटू 180 और बटे n। ये किस बेस पे बना होता है कि आपके बहुभुज के अंदर कोई भी एक शीर्ष पकड़ते हो, उससे आप डायगोनल मिलाओ ताकि त्रिभुज बनती जाए। क्योंकि एक त्रिभुज में पता है आपको कोण, एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। कितनी त्रिभुज बनेंगी, 5 बनेंगी, 5 से गुणा कर दो, टोटल कोण आ जाएगा। टोटल कोण आ जाएगा, टोटल कितने कोण है उससे डिवाइड कर दो आप, जितनी साइडें हैं, आपका एक कोण आ जाएगा। तो पर हमेशा जब मिलाओगे ना, तो साइड वालों से मिलने से वो भुजाई होती है, वो डायगोनल नहीं बनेगा, तो वो 2 कम बनेंगी। तो यानी अगर मान लो 100 भुजाएं हैं, तो उसमें से आप 98 त्रिभुज बना पाओगे, 2 से मिलाने से नहीं बना पाओगे। हर शीर्ष पे मिलाते जाओ त्रिभुज बनती जाएगी। साइड वालों से मिलाओगे तो नहीं बनेगी सिर्फ। ठीक है, तो 98 त्रिभुज बनेगी, 98 त्रिभुज और गुणा में त्रिभुज का कोण 180 डिग्री, ये सम ऑफ एंगल आ गया उसका। एक एंगल कितने का होगा, 100 कोण है, 100 से भाग कर दो। तो ये बस थोड़ा सा आप समझ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये सवाल ऐसा आया था। साइन एक्स माइनस कोस एक्स इधर जाके प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स और कोस एक्स कहाँ बराबर होते हैं, जहाँ एक्स 45 डिग्री का हो। तो अब कह रहा है साइन एक्स जमा कोस एक्स निकालो, तो यानी कि साइन 45 और जमा में कोस 45, इसका मान निकालना है आपको। साइन 45 से 1/2 होता है और कोस 45 भी 1/2 होता है। तो वर्गमूल 2 एलसीएम नीचे सेम है, तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, तो 2/2। ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर आधी है, भाग करोगे पावर माइनस हो जाती है, तो ऊपर 2 की पावर आधी बच जाएगी, है ना, वर्गमूल 2 ऊपर आ जाएगा। तो वर्गमूल 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी आसान सवाल आए हैं इसमें। 2.6 ईयर कैन बी रिटन एज हाउ मैनी ईयर मंथ डेज। देखो ये दशमलव में आपको सिर्फ ईयर में लिखा है, इसको आपने महीने और दिनों में आगे तक एक्सपेंड करना है। देखो 2.6 ईयर है, 2 ईयर तो हो ही गए, ईयर तो 2 ही बनेंगे आपके, तो ईयर की जगह तो 2 लगा दो। 0.6 है, ये 1 साल पूरा नहीं बनेगा, तो ईयर तो 2 ही बनेंगे, 3 बनने से रहे। अब मंथ और डेज की बात रह गई। 0.6 होता है 6/10, ठीक है, और एक ईयर में कितने महीने होते हैं, महीने बना लेते हैं, महीने 12 होते हैं आपके। तो 12 छिके 72/10, यानी 7.2 मंथ हो गए आपके। तो मंथ कितने बनेंगे, मंथ पूरे 7 ही बनेंगे, 0.2 पूरा मंथ नहीं है, तो मंथ हो गए 7 आपके। अब 0.2 बच गया, 0.2 मंथ है,
ये पूरा मंथ नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 2/10 है ना, मंथ की बजाय लगा लो आप डेज लगा लो। एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 दिन, मान के चलते हैं 30 वाला ही महीना है। 0 से 0 2 तिया 6 डेज आ गए आपके। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अच्छा ये स्लाइड थोड़ी, ये क्या है आपका, x की 4 जमा x की 3 माइनस x की 2। ये थोड़ा लिखने में ना टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नहीं आता। इसको डिवाइड करना है आपने, किससे करना है, x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे। पर इसने कहा है कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर बताओ, शेष कितना आएगा वो बताओ डिवाइड करेंगे तो। शेष फल प्रेम्य, ठीक है, एक थ्योरम होती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जिससे भी आप भाग कर रहे हो ना, उसको आप 0 के बराबर रख लो। किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर। तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो इसको 0 बनाता है 3, वो इसके अंदर रख दो मान और सोल्व करो, जो भी उत्तर आएगा वो उसका रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसमें 3 रख दो, 3 की 4 जमा 3 की 3 माइनस 3 की 2 जमा 3 जमा 1। हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं पता है, 3 क्या है, 3 इसका शून्यक है। 3 क्या है, इस x माइनस 3 का शून्यक है। शून्यक क्या होता है, मतलब जो शून्य के बराबर रखने से आए। तो x माइनस 3 को शून्य के बराबर 0 के बराबर रखा तो x 3 आ गया। 3 इसका शून्यक है। शून्यक का मान आप उस इक्वेशन में रख दो जो भी आपकी संख्या दी हुई है, तो जो भी उसका वो आएगा ना शेष आंसर आएगा, वो शेषफल होता है उसका। 3 की 4 81 होती है, 3 की 3 27, 3 की 2 9 और 3 और 1 4। 81 और 27 हो गया आपके 108। 108 में से 9 गए, मेरे ख्याल से बचेंगे 99 और 4 103। 103 आंसर आ गया। भाग करना हो तो आप भाग भी कर सकते हो ऐसे, x माइनस 3 से। पहला x की 3 पे जाएगा तो यह x की 4 आ जाएगा और माइनस 3x की 3 आ जाएगा। फिर आप घटाओगे, ये घटा का हो गया, जमा का हो गया। 3 और 3 4x की 3, ठीक है। आगे क्या है, माइनस x की 2 प्लस x प्लस 1, ये है ना, इतना बच रहा है आपका। फिर x माइनस 3 से कितने में भाग जाएगा, स्टार्टिंग में आपको चाहिए 4। यहाँ x है 1 है, यहाँ 3 है तो 2 और चाहिए। 4x की 2 पे पहाड़ा चल रहा है, 4x की 3 आ गया। और 3 से करोगे तो 3 चौके 12, x की 2। इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ कि आपको जिनको नहीं आता। 12 में से 1 गया, 11 x की 2। आगे एक और उतार लो। एक क्यों उतारा मैंने, यहाँ 2 संख्याएं हैं तो यहाँ भी 2 संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ x है, यहाँ x स्केयर है, तो एक तो x चाहिएगा हमें और एक 11 चाहिएगा आपको। 11x और x की गुणा 11x स्केयर हो गई और माइनस 3 से 11 33x हो गई। ये अब घटा देते हैं हम, यही करते हैं ना, भाग करते नीचे वाला घटाते हैं, तो घटा ये घटा जमा हो जाएगा। ये कट गया, 33 और 1 34x आ गया। और ये क्या है लास्ट में प्लस 1। अब कितने पे पढ़ा चलेगा, ये x है और एक 34x है, 34 पे पढ़ा चलेगा। तो क्या आ जाएगा, 34 की x से 34x और 34 की माइनस 3 से 34 दिया माइनस का 102, ठीक है। माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये कट गया 102 और 103। अब क्या बचा आगे, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है आपका शेष है, ठीक है। पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, शून्यक वाले प्रेम्य से या रिमाइंडर थ्योरम से कर लो, हो जाएगा। मैंने जस्ट बताया था कि ये भाग करना भी आपको आना चाहिए। तो आपका काफ़ी समय लगा और मैंने आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश की, मतलब कि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। हो सकता है इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा हो, तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा टीचिंग में इम्प्रूवमेंट के, और कमेंट कीजिएगा जो टॉपिक आपको समझ नहीं हो। आप ज़रूरी नहीं कि ये पेपर ही, आप कोई टॉपिक भी कह सकते हैं, मतलब टॉपिक का पार्ट, सब टॉपिक। जैसे HCF था तो HCF में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, फ्रैक्शन वाला HCF है जी, वो करवाओ। तो मैं फ्रैक्शन वाला HCF की थ्योरी समझा के 4-5 उसके क्वेश्चन करा दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि ये लंबी वीडियो थी, 31 क्वेश्चन थे, उसमें सिंप्लीफिकेशन के भी थे, आसान भी थे। तो कई बच्चों को वो काम के भी नहीं होते, उनका टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि उनको सवाल वो बहुत अच्छे से आते होते हैं। तो कईयों का स्पेसिफिक होता है कि मुझे तो सिर्फ ये वाला नहीं आता। मान लो बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती मुझे, तो ए जमा बी का एन एक्सपेंड करना नहीं आता। कल को ये आ जाए ए जमा बी की पावर 50, तो उसमें 30वां पद होगा, तो उसमें ए की पावर कितनी होगी और बी की कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो स्पेशली आप वो कमेंट कर दो कि मुझे जी ये करा दो, वो एक्सरसाइज आप देख लोगे, बाकी एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि मेरी सारी वीडियो देखो, जो आपके काम की ना हो वो नहीं देखना, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो, अच्छे से टॉपिक को समझ के, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करो। कंसेप्ट समझे बिना प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेशक आप करके देख लो। तो वो करो और फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे।
और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।